एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। तो 2-3 दिन हो गया मेरा वीडियो नहीं आया है क्योंकि पता नहीं। मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है, जो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बोला और मैंने भी बताया कि पीएचडी से संबंधित कुछ नए नियम आए हैं, तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर से देखिए, और जिस किसी को भी समझ में नहीं आता है वो लोग ज़रूर से मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया है, आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप लोगों की जानकारी का ही बात होगा इस वीडियो में। इसी वजह से आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और ताकि आप लोगों को जो भी जानकारी वो अच्छे से पता हो। तो सबसे पहले मैं नियम को पढ़ दूंगी, उसके बाद में फिर हम लोग एक एक करके उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जितना मेरे को समझ में आता है, जितना हमको समझ में आता है, उतना मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। तो ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो अभी तक हम इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि हमको एक स्थिर जगह चाहिए था, जो कि हमको नहीं मिल पा रहा था। कॉलेज के बाहर भी हम लोग ऐसे स्थिर नहीं रह पा रहे थे, इसी वजह से। और रूम पे भी हम वैसे मतलब माहौल नहीं बन पा रहा था, इसी वजह से हम सोचे कि जब हम घर जाएंगे तब इस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पूरा लगभग 14 नियम है, नया नियम जो आया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और आप लोग जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो पहले से ही। तो ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यह जो नियम है वो पीएचडी और डीलिट डीएससी के लिए एसओपी है। तो ये पीएचडी के लिए है, डीलिट के लिए है और डीएससी के लिए है। तो ध्यान से ज़रूर से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो है, विषय के व्यापक क्षेत्र का चयन वर्तमान परिदृश्य के प्रासंगिक होना चाहिए और इसमें शैक्षणिक मूल्य के साथ साथ भविष्य की संभावना भी होनी चाहिए। विषय के बोर्डर्स क्षेत्र का चयन विषय के शिक्षकों के परामर्श के बाद किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज के शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपका जो शोध का विषय होगा वह ऐसा आपको चुनाव करना है जो कि वर्तमान में और भविष्य में आने वाले समय के लिए वो उपयोगी हो, लाभकारी हो। ऐसे नहीं कि आप किसी भी विषय को चुन लिए और उस पर जैसे तैसे शोध करके आप कंप्लीट कर लिए और पीएचडी की डिग्री हासिल कर लिए, ऐसे नहीं है। तो आपको सोच समझ के विषय का चुनाव करना है जो कि आने वाले समय में, भविष्य में जो भी पाठक वर्ग हैं उन लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसमें साफ साफ दिया गया है कि यह शिक्षकों के परामर्श के बाद किया जाना चाहिए। तो आप लोग अपने शिक्षकों से, कॉलेज के शिक्षकों से आप लोग सहायता ले सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे होता है कभी कभी कि हम लोग जो चीज़ नहीं समझ पाते, शिक्षक उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को समझा देते हैं, और कहीं पे भी अगर हम लोग को कन्फ्यूजन है किसी भी प्रकार का तो वो लोग हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम है, प्रत्येक विभाग को प्रदान की गई और चल रही पीएचडी, डीलिट, डीएससी की कम से कम पिछले 10 वर्षों की अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जितने भी डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, उन सभी को, विभाग की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितने भी पिछले 10 वर्षों में पीएचडी, डीलिट और डीएससी का जो भी होता आ रहा है, उनको, उनका जो रिकॉर्ड है उनको आपको संभाल के रखना है, ताकि कभी भी अगर जांच के लिए कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो आप लोग उस चीज़ को दिखा सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ठीक है, हम लोग अगले नियम पे चलते हैं। अगला है, शोध विषय में दोहराव की जांच के लिए विभाग स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाना चाहिए तथा उसे पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो आप विषय चुनते हैं शोध के लिए, तो आपका जो विषय है वो किसी से मिलता जुलता ना हो,
और इससे पहले किसी और के द्वारा इस विषय पर शोध किया गया नहीं हो, और इसका जांच के लिए विभाग स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाना चाहिए और उसे पर्यवेक्षक या विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी है विभाग अध्यक्ष और पर्यवेक्षक जो भी हैं, विभाग के जो अध्यक्ष रहते हैं उन लोगों की यह जिम्मेदारी है। तो ये मतलब इन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ऐसे विषय का चुनाव कीजिए जो कि पहले कभी नहीं किया गया हो, उस पर शोध जो कि बिल्कुल नया हो। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, मेरे पहले के वीडियो में मैंने ये इस बात का जिक्र बहुत बार किया है। तो ठीक है, अगला चौथा नियम, डीआरसी में पीएचडी के लिए 5 शिक्षक तथा डीलिट डीएससी के लिए 6 शिक्षक होने चाहिए। यदि विश्वविद्यालय विभाग में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठता के आधार पर महाविद्यालय के शिक्षकों को नामित किया जाना चाहिए। डीलिट डीएससी के लिए पंजीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु संकायाध्यक्ष को सेमिनार के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो डीलिट डीएससी और पीएचडी के लिए डीआरसी होता है तो उसमें लगभग आप लोगों के पास जो पेपर होता है डीआरसी का पेपर, उसमें 5 शिक्षकों की सहमति होनी चाहिए। और ये तो पीएचडी के लिए 5 शिक्षक की सहमति होनी चाहिए और उनका साइन भी होना चाहिए। और डीलिट और डीएससी के लिए 6 शिक्षकों का साइन और सहमति होना चाहिए। और यदि विश्वविद्यालय में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठता के आधार पर महाविद्यालय के शिक्षकों को नामित किया जाना चाहिए। मतलब वरिष्ठता मतलब कहा जा सकता है कि जो ऊंचे पद पर हैं शिक्षक, मेरे ख्याल से ये मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ कि जो ऊंचे पद पे शिक्षक हैं तो उनको अगर शिक्षकों की कमी है तो उनको मतलब नियुक्त करना चाहिए। आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और डीलिट डीएससी की पंजीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु संकायाध्यक्ष को सेमिनार के दौरान उपस्थित रहना चाहिए। ये पीएचडी के लिए उतना कंपलसरी नहीं है, पर डीलिट और डीएससी के लिए जब पंजीकरण होता है और प्रस्तुतिकरण होता है तब संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को उस सेमिनार में बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपनी उपस्थिति दें। तो ये रहा चौथा नियम। और अगला नियम है जो कि 5वां नियम है, सफल फ्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार के बाद कोर्स वर्क किया जाना चाहिए। प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार के बाद 1 वर्ष के भीतर कोर्स वर्क की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ये कोर्स वर्क से संबंधित नियम है जो कि कहा जा रहा है कि जब आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब पीएचडी में आपका नामांकन हो जाता है, उसके बाद 1 वर्ष के भीतर आपको कोर्स वर्क कर लेना है। और ये विभाग की भी जिम्मेदारी है कि वो 1 वर्ष के भीतर आपका कोर्स वर्क करा ले। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि ज्वाइन कर लिए तो हम कोर्स वर्क मतलब किए ही नहीं हैं और 1 वर्ष बीत गया, तो इसमें ऐसे नहीं है, आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय विभाग में वर्ष पूरा होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो वार्षिक रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय विभाग में वर्ष पूरा होने के 3 माह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगला नियम है, जो व्यक्ति 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाला हो उसे गाइड के तहत पंजीकरण कराने से बचना चाहिए। मतलब आप ऐसे गाइड को चुनिए जो कि लंबे समय तक अभी रिटायर ना होने वाले हों, और ऐसे गाइड को नहीं चुनिए जो कि 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट हो जाए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, शोधार्थियों की जिम्मेदारी है कि आप लोग ऐसे मतलब ये से बचें ताकि आने वाले समय में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगला है पीजीआरसी की बैठक प्रत्येक वर्ष की जाए तथा पीजीआरसी के अनुमोदन के पश्चात शोध प्रस्ताव शोध गंगोत्री में अपलोड किया जाए। तो एक नया नियम आया है, पहले डीआरसी होता था, अब पीजीआरसी भी होता है, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो डीआरसी के बाद पीजीआरसी और पीजीआरसी के बाद आपका जो सिनोप्सिस है वह शोध गंगोत्री में अपलोड होने के लिए जाएगा।
ये अच्छी तरह से इसका मतलब जो आपका सिनोप्सिस है उसको अच्छी तरह से देखा परखा जाएगा कि किसी से मैच तो नहीं हो रहा है, सही है या नहीं, किस विषय पे हो रहा है, ये विषय आने वाले समय में आपके लिए और समाज के लिए लाभकारी होगा या नहीं, ये सभी चीज़ों को देख करके ही शोध गंगोत्री में अपलोड किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आपको विषय का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला हम लोग जाएंगे अगला नियम में। प्री सबमिशन सेमिनार से पहले डीआरसी को यह समीक्षा करनी चाहिए कि थीसिस सबमिशन के लिए तैयार है या नहीं। डीआरसी के सुझावों को उम्मीदवार द्वारा शामिल किया जाना चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि सभी सुझावों को शामिल कर लिया गया है। प्री सबमिशन सेमिनार से पहले मतलब कि जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाता है और आप ये सिनोप्सिस के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये थीसिस के बारे में बात हो रहा है, तो थीसिस के लिए भी प्री सबमिशन वाइवा एक होता है और उससे पहले ये विभाग का या फिर डीआरसी के जो भी शिक्षक हैं जो उसमें शामिल हैं उन सभी शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वे देखें कि प्री सबमिशन से पहले आपका थीसिस तैयार है या नहीं तो फिर प्री सबमिशन सेमिनार हो चुका, उसके बाद पता चल रहा है कि आपका थीसिस जो है वो तैयार ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी जो है वो डीआरसी के शिक्षकों की होती है। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। साहित्यिक चोरी परीक्षण अंतिम सबमिशन सेमिनार से 1 महीने पहले किया जाना चाहिए। ये जो है वो सिनोप्सिस के बारे में नहीं, ये थीसिस के बारे में बात की जा रही है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो गए। तो ये जो जब आप लोग थीसिस लिख लेते हैं तो जो प्री सबमिशन सेमिनार होगा उससे पहले आपको 1 महीने पहले आप लोगों को ये सारा कुछ चेक कर लेना है कि ये शोध गंगा में अपलोड हो जाना चाहिए और ये चेक भी हो जाना चाहिए। मतलब शोध गंगा में अपलोड होने के बाद ही पता चलता है कि आपने कितना चोरी किया है किसी का थीसिस से या नहीं, तो उसके बाद ही पता चलता है। तो ये सभी चीज़ों को आप 1 महीने पहले से ही करके रखें ताकि अगर गलती से किसी से आपका थीसिस थोड़ा बहुत मैच हो जाता है तो आपको समय मिलेगा ना। अगर 1 महीना पहले ही आप ये करके रखिएगा तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। अभी हमारा बहुत टाइम है लेकिन ये पहले से ही ध्यान में रखना है ताकि हम लोग किसी का थीसिस चोरी ना करें, अपने मन से, अपनी लगन से और अपनी मेहनत से थीसिस लिखें। और ये मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ और आप लोगों को भी कर रही हूँ। तो ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। विश्वविद्यालय स्टाइल सीट को विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि प्रत्येक शोध छात्र थीसिस संकलन के लिए उसी शैली का अनुकरण कर सके। ये वाला नियम हमको उतना समझ में नहीं आया, लेकिन पता नहीं, इसको मैं बाद में किसी से पूछ के, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगर हमको किसी से जानकारी मिलती तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा हमको। अगला है 5 साल से अधिक समय का विस्तार नहीं किया जाएगा। महिला उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से विकलांग शोधार्थियों के मामले में यूजीसी मानदंडों के अनुसार समय का विस्तार दिया जाना चाहिए। तो ये जो पीएचडी का जो कोर्स है वो 5 साल का होता है, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई महिला हो और कोई विकलांग हो तो उनको 1 साल और दिया जाता है, क्योंकि शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाता है और ये ठीक भी है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगला हम लोग जाएंगे। सेमिनार के पूर्व प्रस्तुतिकरण के बाद थीसिस प्रस्तुत करने के लिए आवेदन 2 महीने के भीतर रजिस्ट्रार के कार्यालय में उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब जब आपका थीसिस लिखकर कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्री सबमिशन वाइवा के लिए, सेमिनार के लिए, माफ़ कीजिएगा मैं सेमिनार को वाइवा बोल रही हूँ, वो वाइवा ही होता है, सेमिनार उसी को कहा जाता है। तो उसके लिए आपको 2 महीना पहले आपको रजिस्ट्रार के कार्यालय में
आपको आवेदन देना पड़ता है, आवेदन भेजना पड़ता है। और ये सब चीज़ें जो हैं वो 2 महीने के भीतर में आपको करनी होती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट जो है, थीसिस सबमिशन ऑर्डर मिलने के 1 महीने के भीतर जमा करनी होगी। तो और जब आपका थीसिस कंप्लीट हो जाएगा और आपको आवेदन आप जब जमा कर देंगे तो आपको समय दिया जाएगा कि आपको 1 महीने के भीतर में आपको अपना थीसिस जमा करना है। तो बस इतना ही नियम है, 14 नियम, और जितना हमको समझ में आया मैंने आप लोगों को बताया। और 14 नियम है। और किसी को भी अगर फिर भी किसी प्रकार की मतलब दुविधा हो रही होगी या समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए है, तो आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।